हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने रिफाइनिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। और रिफाइनिंग में हम लोगों ने डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, चारों मेथड्स देख लिए थे। उसके बाद जो लास्ट मेथड जो हमारा आता है दैट इज़ वेपर फेज़ रिफाइनिंग, ठीक है। सो कैसे होता है ये सारी चीज़ें, वेपर फेज़ रिफाइनिंग, वो आज हम समझेंगे। ओके, सो ध्यान से समझना। वेपर फेज रिफाइनिंग, ओके, यस। वेपर फेज रिफाइनिंग में आप लोग क्या देखोगे? वेपर फेज रिफाइनिंग दैट मीन्स कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है ना मेटल कन्वर्ट होता है वोलेटाइल कंपाउंड में। दैट मीन्स कि हमें मेटल को पूरी तरह से वोलेटाइल कराना पड़ता है, मतलब कि इवेपोरेट कराना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो ये आपको इसमें पहला पॉइंट है जो याद रखना है। और फिर बाद में देखो, मेटल को हम कन्वर्ट कराते हैं वोलेटाइल कंपाउंड में, एंड देन जो भी कलेक्शन होता है विच इज़ कलेक्टेड, एंड देन उसको फिर डिकम्पोज कराते हैं ताकि प्योर मेटल हमें मिल सके। आई बात समझ में? दैट मीन्स कि सबसे पहले आप मेटल लो, मेटल को आप लोग क्या करा दो? वोलेटाइल कराना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक वोलेटाइल कंपाउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब वेपर फेज में ला दिया। वोलेटाइल कंपाउंड में बदलने के बाद हमें उसको वापस डिकम्पोज कराना पड़ेगा। डिकम्पोज कराने के बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा। सो यहाँ से आप वापस रिवर्स प्रोसेस जो भी है डिकम्पोज करा दो, ठीक है, ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। आई बात समझ में? सो ये आपको याद रखना है कि वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर यही काम होता है। पहले मेटल लेना है, देन पहले उसको वोलेटाइल इवेपोरेट करके वोलेटाइल, देन वापस डिकम्पोज, देन वी गेट प्योर मेटल। अब इसके है ना दो मेथड्स हैं। इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो देखो, सबसे पहले मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विथ एन अवेलेबल रिएजेंट, यानी कि मेटल को है ना वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म कराने के लिए हमें कोई ना कोई अवेलेबल रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब रिएजेंट होना कंपलसरी है। आई बात समझ में? देन वो वोलेटाइल होगा। अब सेकेंड जो है, यानी पहला आपका रिक्वायरमेंट क्या है? रिएजेंट, ठीक है, ओके। सेकंड जो है हमारा, द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट द रिकवरी इज़ ईजी। आपको ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड मतलब ऐसा मेटल भी ऐसा लेना है और रिएजेंट भी ऐसा लेना है जिसकी वजह से वो पहले इजीली वोलेटाइल हो जाए। वोलेटाइल होने के बाद आपका जो वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा वो इट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए ताकि वी गेट मतलब हमें रिकवरी अच्छे से मिल सके, ईजिली मिल सके, और प्योर मेटल हमें फॉर्मेशन होगा। ओके, सो ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स है और इस वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। इसमें दो प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस। क्या कहेंगे? मॉन्ड प्रोसेस, ओके, यस। एंड द सेकेंड वन इज, और वी कैन से मॉन्ड प्रोसेस जो होता है वो रिफाइनिंग, निकल के रिफाइनिंग में यूज़ होता है, मतलब कि प्रॉपरली मेटल बोला है, निकल, उन सब के रिफाइनिंग में हम मॉन्ड प्रोसेस का यूज़ करेंगे। दूसरा जो प्रोसेस आता है दैट इज़ वेन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम और टाइटेनियम। सो ये भी याद रखो, वेन आर्कल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये कंफर्म आता है, या तो आपको मॉन्ड प्रोसेस पूछेंगे, या तो आपको वैन आर्कल पूछेंगे, या तो आपको पूरा वेपर फेज रिफाइनिंग डिटेल में पूछेंगे। आई बात समझ में? और आपको याद भी रखना है कि हमें किसके लिए यूज़ करना है वेपर फेज रिफाइनिंग में, क्या यूज़ करना है, कौन से मेटल का यूज़ करना है, कौन सा निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज़ होगा, और जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए आपको आर्कल मेथड यूज़ करना है, ठीक है, वैन आर्कल मेथड। ये दो मेथड आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो सबसे पहला जो बात करूंगी दैट इज़ योर मॉन्ड प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं मॉन्ड प्रोसेस क्या है। मॉन्ड प्रोसेस, एंड इट इज़ ओनली फॉर व्हाट? निकल। सिर्फ और सिर्फ निकल के लिए हम ये प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर आपको देखो, एक्चुअल में हम ये बात जानते हैं कि निकल जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से ऐसे कम ही कंपाउंड्स होते हैं जो कि निकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सो इसमें सबसे पहला जो है वो इसी प्रोसेस में निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद निकल टेट्रा कार्बोनिल फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस वजह से निकल को चूज़ किया गया है मॉन्ड प्रोसेस में। अब इस प्रोसेस के अंदर देखो, निकल को हम क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। निकल दैट कैन बी हीटेड इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉपर मोनोऑक्साइड, यानी कि उसको
कॉपर मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के हीट कराएंगे और तब जाके फॉर्मिंग अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स नेम्ड एज, तब जाके एक वोलेटाइल वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वापस फर्दर डिकम्पोज होगा हाई टेम्परेचर पे और उसके बाद वो आपको प्योर मेटल देगा। आई बात समझ में? और इसके लिए आपको 2 रिएक्शन लर्न रखनी है। तो देखो मैं आपको रिएक्शंस बताती हूँ। निकल जो है पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब इसमें आपको देखो टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको लर्न रखना है। आई बात समझ में? निकल कार्बन मोनोऑक्साइड 330 टू डायरेक्टली 350 केल्विन। ओके, इसके साथ निकल कार्बन टेट्रा कार्बोनिल। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि निकल जो है उसको हम हीट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन वी गेट अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये मिल चुका। अब उसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको हम ले लेंगे। दैट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, वापस फर्दर मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ले लेती हूँ। दैट मीन्स निकल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा मतलब 4, निकल टेट्रा मतलब 4, CO मतलब कार्बोनिल। ओके, निकल टेट्रा कार्बोनिल है। उसके बाद देखो इसको डिकम्पोज कराते हैं, यानी हमें 450, आपको टेम्परेचर याद रखना है। अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो रिएक्शन में प्रॉब्लम होगी। ओके, और आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही टेम्परेचर मेंटेन रखना है, लिखना भी यही है। अगर थोड़ा भी चेंज करोगे, अपने मन से लिखोगे तो रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बोनिल मेरा वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना 450 टू 470 केल्विन। मैंने इसको क्या करवाया, पहले में मैंने इसको क्या करवाया, पहले मैंने रिएक्ट करा के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म किया। सेकंड में मैं डिकम्पोज करा रही हूँ ताकि मुझे प्योर मेटल मिल सके। दैट मीन्स ये देखो ये पूरा डिकम्पोजिशन का ही प्रोसेस है। तो इसमें आपको मिलेगा निकल प्लस 4 कार्बोनिल। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 4 आप इसको बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। ओके, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कितना है, 4 है ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी 4 आएगा। और निकल कितना है, 1 है, तो निकल 1। सो ये आपका ध्यान रखना है, दैट इज निकल प्लस 4 कार्बोनिल। क्लियर? तो इस वे में आपको रिएक्शन करानी है जिससे कि आपको मॉन प्रोसेस निकल का इजीली क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है और इसका जो वोलेटाइल कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, देन उसके बाद पहले हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन डिकम्पोज करा के प्योर मेटल लाते हैं। तो ये था आप लोग का मॉन प्रोसेस। ओके, यस। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड मेथड आता है दैट इज़ वैन आर्कल मेथड। ओके, वैन आर्कल मेथड अभी हम देखेंगे, जिसमें आपको 2 याद रखने नाम, दैट इज़ जर्कोनियम और टाइटेनियम। क्लियर? उसके लिए होगा। अब ये जो मेथड है वेरी यूजफुल है फॉर रिमूविंग ऑल दी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल्स। जैसे पता है इसमें पता है क्या होगा, आप लोग ने हमें एक इम्प्योरिटी रिमूव कराना है। दैट मीन्स किसकी इम्प्योरिटी रिमूव कराना है, रिमूविंग ऑक्सीजन, मतलब हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होगी जर्कोनियम और टाइटेनियम में, उसको हमें रिमूव कराना है थ्रू वैन आर्कल मेथड। ओके, सो देखो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन सर्टेन मेटल्स, जैसे कि जर्कोनियम और टाइटेनियम में ऑब्वियसली, क्योंकि जर्कोनियम और टाइटेनियम आयोडीन के साथ रिएक्ट होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। दैट मीन्स कि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी रहती है। ओके, सो उसको हमें रिमूव कराना पड़ेगा। और क्रूड मेटल इजीली हम क्या कराते हैं, उसको हीट कराते हैं एक इवैक्यूएटेड वेसल, यानी कि वेसल में हम पूरी तरह से क्रूड मेटल को हीटअप कराने के बाद आयोडीन के साथ रिएक्शन दे के हम एक मेटल फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं मेटल आयोडाइड, यानी यहाँ पे जर्कोनियम ले रहे हो तो जर्कोनियम आयोडाइड हो जाएगा। ओके, आप टाइटेनियम ले रहे हो तो टाइटेनियम आयोडाइड होगा। इस वे में आपको करना है। तो बेसिकली ये मेथड किस लिए हुआ, ये मेथड हुआ टू रिमूविंग क्या रिमूव करना है, ऑल द इम्प्योरिटीज़। ओके, इम्प्योरिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, यानी कि बेसिकली ये मेथड किस वजह से हुआ, ये मेथड जो हुआ वो क्या हुआ कि टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी मेटल, यानी जर्कोनियम या टाइटेनियम में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमें रिमूव कराना है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हमें
रिमूव कराना है। ओके, क्रूड मेटल को वही मैंने यहाँ पे बोला है कि हीट करो इवैक्यूएटेड वेसल यानी आयोडीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दे दो। तो देखो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज जर्कोनियम को आप आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो जर्कोनियम आयोडाइड यानी मेटल आयोडाइड मिलेगा। ओके, तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो ये मेटल आयोडाइड है उसको वापस डिकम्पोज कराओ ऑन अ टंगस्टन फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट, हाँ ऑब्वियसली हमें क्या होता है डिकम्पोज कराने के लिए फिलामेंट की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकली उसको हीटअप कराना पड़ता है 1800 केल्विन पे, जो कि आपको टेम्परेचर लर्न रखना है ये चीज़, तब जाके हमें प्योर मेटल डिपॉजिट कर जाता है फिलामेंट पे, याद रखना, ठीक है, तब जाके ही मिलेगा वरना नहीं मिल पाता। सो फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट आपने नहीं देखा होगा, लेकिन डिकम्पोज में आपको टंगस्टन का यूज़ करना ही पड़ता है जब भी हम प्योर मेटल यूज़ करते हैं तब। मतलब अगर हमें प्योर मेटल लाना है दैट मीन्स हमें टंगस्टन फिलामेंट की बल्ब आती है, वो या इलेक्ट्रिकली आप या इलेक्ट्रिक हीटर से आप कर सकते हो जैसे इसमें आप बताया हुआ है। तो मेटल आयोडाइड को डिकम्पोज कराने के लिए हमें ये जो हमारा जर्कोनियम आयोडाइड है तो यही ले लेते हैं मेटल आयोडाइड, ठीक है ना, उसको हमें क्या कराना है डिकम्पोज करा के हमें प्योर मेटल जिंक मिल गया, दैट इज़ योर व्हाट प्योर, ये आपका कैसा है प्योर मेटल, जिंक मिल गया और आयोडीन गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। ओके, सो ये था आप लोगों का वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। ओके, सो ये अच्छे से आपको देख लेना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो चलिए हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स क्या है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ओके, सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जो है उसमें हम ये मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, ऑब्वियसली वो चीज़ हमें सीखना है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जो होती है वो जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एन एड्जॉर्बेंट। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी है ना एड्जॉर्प्शन की पावर कितनी एक्सटेंड हो रही है। मतलब कि सपोज करो मैंने यहाँ पे देखो, आप जब लैब में जाते हो, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ वो सुनना ध्यान से। ये एक मैंने बीकर लिया है, ओके, इसमें हमारा सॉल्वेंट है, से सपोज आयोडीन है तो आयोडीन येलो कलर का होता है, ठीक है, ये अगर मान लो आयोडीन है तो आयोडीन येलो कलर का होता है, या कोई भी आप सॉल्वेंट वाटर या कोई भी आप ले सकते हो, कुछ भी। आपने कभी लैब में देखा होगा दो फिल्टर पेपर्स होते हैं, एक आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होगा, ठीक है, और ये बुक में नहीं है बट समझना है आपको समझाने के लिए, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है और एक होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है, वॉटमैन फिल्टर पेपर, ओके। अच्छा देखो, अब इसमें है ना नॉर्मल फिल्टर पेपर मतलब हमारा नॉर्मल वाला जिससे हम क्या करेंगे कि हमारी जो कंपाउंड है वो इजीली मिले, और वॉटमैन फिल्टर पेपर में क्या होता है कि थोड़ा अच्छे टाइप का पेपर होता है, जैसे आपने नोटबुक में भी आते हैं ना कितनी बार, थोड़ा अच्छे टाइप का पेपर होता है, कितनी बार थोड़े लिखने में मज़ा नहीं आती, तो वैसे थोड़े कम पैसों वाला पेपर होता है, तो वैसे ये फ़िल्टर पेपर एक नॉर्मल वाला और वॉटमैन मतलब एक अच्छा फ़िल्टर पेपर आता है, ठीक है, इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ पे फ़नल लगा के, यहाँ पे आप फ़नल लगा के क्या कर दो, फ़िल्टर पेपर ऊपर ये रख दो सपोज कर, तो यहाँ पे आपके सारे कंपाउंड फिल्टर, यहाँ पे जो आपको फ़िल्टर करना है वो, और आपका जो कंपाउंड है वो ऊपर ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा, अब ये चीज़ तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, ओके, ये खाली मैं आपको बता रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पे मैंने एक फ़िल्टर पेपर रख दिया है, से सपोज़ ये मेरा फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने ये सपोज़ मेरा फ़िल्टर पेपर है, सुनना ध्यान से, ये ब्लू इंक है, क्या है ये ब्लू इंक का मैंने डॉट बनाया है, यानी कि मैंने ब्लू इंक लिया है और उससे ब्लू इंक ले लिया और मैंने फ़िल्टर पेपर पे एक ड्रॉप ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ पे रखा है, सॉल्वेंट में रख दिया है, ओके, ये जो मैंने अब सॉल्वेंट में रखा है, तो अब है ना क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे तो इसका इसके अंदर ब्लू इंक के अंदर जो भी कलर्स होंगे या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होंगे, ठीक है, वो किस एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो रहा है एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है, यानी फिल्टर पेपर पे किस एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज़ योर क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ये हमारा ब्लू इंक है, ये पता है धीरे धीरे ना फैलता जाएगा, मतलब कि क्या होगा, इसका एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ओके, तो ये धीरे 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 फैल 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 के पता है आधा इतना तक, यहाँ तक पूरा फिल्टर पेपर आपको देखने को मिलेगा कि इतने एक्सटेंट तक ये क्या हो गया, इतने एक्सटेंट तक इसका क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन,
ठीक है, इतने एक्सटेंट तक इसका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन हो गया है। ठीक है, तो यस तो मैंने आपको क्या बताया अभी क्रोमेटोग्राफिक में कि देखो ये जो है ना क्रोमेटोग्राफिक मेथड, वो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मिक्सचर्स आर एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एन एड्जॉर्बेंट। मतलब कि आप ये चीज़ समझो यहाँ पे कि ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है कि मिक्सचर्स जो हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं कितने एक्सटेंट तक, यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब होगा ऑन एन एड्जॉर्बेंट। ओके, दैट इज़ द प्रिंसिपल जो कि हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ना दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिक्सचर जो होगा उसको हम रखेंगे दैट कैन बी इट कैन बी पुट इन ऑन टू अ स्टेशनरी फेस। मिक्सचर देखो दो फेज होते हैं, याद रखना, एक होता है स्टेशनरी फेस यानी कि स्टेबल स्टेशनरी फेस, और दूसरा कौन सा होता है, मोबाइल फेस। दूसरा आपका कौन सा होगा, मोबाइल फेस, यानी मोबाइल मतलब इधर उधर सब घूम रहा होगा। ठीक है, स्टेशनरी मतलब स्टेबल। ओके, सो इस वे में आपको देखना है, यानी कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, यानी कि जो हमारा मिक्सचर है उसको हम कहाँ रखेंगे, पुट ऑन टू अ स्टेशनरी फेज विच मे बी इट कैन बी सॉलिड और अ लिक्विड। ओके, और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा यानी दैट इज़ योर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, और हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो या हमारा गैस है दैट इज़ अलाउड टू मूव स्लोली ओवर अ स्टेशनरी फेज। देखो क्या होता है, अगर इसका डायग्राम देखोगे ना आपको क्लियरली पता चलेगा। इसमें देखो कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट होगा, स्टार्टिंग में आप देखोगे ऊपर में है ना ऐसे, तो ऊपर में हमारा स्टेशनरी फेज ऐसे ही रहता है नीचे में, और ये ऊपर में मोबाइल फेज है। सपोज ये हमारा मोबाइल फेज है। ओके, सो इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले स्टेशनरी फेस को तो ऐसे ही हम रख देते हैं, दैट मीन्स वो सॉलिड या लिक्विड कोई भी हो सकता है। और ये जो हमारा प्योर सॉल्वेंट दैट इज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हम जिसे कहते हैं, और हम गैस कह रहे हैं, दैट इज़ अलाउड टू मूव स्लोली ओवर अ स्टेशनरी फेस। तो सपोज करो ये मेरा मोबाइल फेस का लिक्विड है, सपोज करो कि ये मेरा मोबाइल फेस का लिक्विड है। ओके, है ना, ये मेरा मोबाइल फेस का लिक्विड है, और बाद में मैंने ये फिल्टर पेपर लिया, दैट इज़ इसमें जो भी हमारा सॉल्वेंट वो तो स्टेशनरी फेज में ही है ना, स्टेशनरी फेज में है। ओके, रुको मैं इसको अच्छे से बना के आपको बताऊं तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। देखो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे ये फ़िल्टर पेपर है। ओके, ये मेरे पास फ़िल्टर पेपर है, ध्यान से समझना। ये मेरा इसके ऊपर जो है अभी लिक्विड पड़ा हुआ है, दैट इज़ योर मोबाइल फेस। ठीक है, मोबाइल फेस लिक्विड। ओके, अब यहाँ पे भी तो फिल्टर पेपर है, तो यहाँ पे भी फिल्टर पेपर को मैंने बीकर के अंदर कहीं ना कहीं क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया तो है ना सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये अंदर तो पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट है ही हमारे पास। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा ब्लू डॉट था, मैंने आपको बताया था ब्लू इंक। ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो मोबाइल फेज होता है, ये जो हमारा लिक्विड है वो क्या होगा, धीरे धीरे फिल्टर पेपर के ऊपर आएगा। ठीक है, स्टेशनरी फेज के ऊपर आएगा। ठीक है, और आने लगेगा और थोड़े टाइम के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये रहा, हम बोलते हैं ना एक्सटेंट ऑफ एन एड्जॉर्प्शन, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो मोबाइल फेज वाले लिक्विड आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा पता है, धीरे धीरे अपनी लेयर बना देगा फिल्टर पेपर के ऊपर ऐसे, फिर वापस यहाँ पे एक और लेयर बना देगा, यानी इन दिस वे ऐसे, फिर एक और फिल्टर पेपर के ऊपर लेयर बना देगा इस टाइप में। ओके, सो ये किसकी लेयर बनी यहाँ पे, ए, सपोज करो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ओके, है ना, दैट मीन्स कि देखो आपने मोबाइल फेस के साथ रिएक्शन करवाई है, क्लियर। ये हमारा मोबाइल फेस का लिक्विड है, वो धीरे धीरे क्या करता है, फिल्टर पेपर के ऊपर आएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर आने के बाद वो अपना एक लेयर क्रिएट करेगा। ओके, लाइक इन दिस वे, ए बी और सी। ओके, और जो हमारा फिल्टर पेपर है ऑलरेडी एक सॉल्वेंट में है, दैट इज़ योर स्टेशनरी फेज। समझ रहे हो ना आप लोग। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका जो ये लिक्विड है ना, यहाँ पे जो ये मैंने पानी लिया था, ये तो स्टेशनरी फेज ही है ना, ये कहाँ चेंज है, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ओके, तुम्हारा जो चेंज होने वाला है फिल्टर पेपर पे, दैट इज़ योर लेयर्स। ऐसे आपको लेयर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो मोबाइल फेस का काम ही वही होता है कि वो अलग अलग लेयर क्रिएट
करता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। और या तो ये देखो प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या गैस दैट इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर अ स्टेशनरी फेज, यानी यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट होगा, मिक्सचर हो सकता है, गैस हो सकता है, दैट कैन बी अलाउड, धीरे धीरे उसको अलाउ करेगा, ठीक है, टू मूव स्लोली ओवर अ स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज पे आपको धीरे धीरे स्लोली मूव करेगा। और उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे मिक्सचर के सेपरेटेड, यानी कि देखो ये सारे मिक्सचर के सेपरेटेड कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एज मूविंग फेज मूव्स, जैसे कि वो धीरे धीरे जैसे मूव करेगा, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन आप लोग को ये वापस क्लास 12th में है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दो की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ये किस एक्सटेंट पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, क्यों, देखो अब यहाँ पे सबसे देखें अगर तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड क्या थियरी कहती है कि जो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, ओके, जो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा वो ए होगा, जो सबसे कम एड्जॉर्ब होगा मतलब मॉडरेट ये बी, और सबसे कम होगा वो सी। ओके, तो जो सबसे जल्दी एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो उसके बेसिस पे ही हम काम करेंगे, ए और बी और सी। ओके, यानी कि जल्दी जल्दी एड्जॉर्प्शन हो जाता है फटाफट से आएगा, जल्दी जल्दी एड्जॉर्प्शन नहीं होगा वो धीरे धीरे आएगा। तो जो फटाफट आता है एड्जॉर्ब होने के बाद वो पहले आता है, उसके बाद थोड़ा स्लो, फिर सबसे स्लो। तो ये इस टाइप में आपको एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा क्रोमेटोग्राफी में। सो देयर आर सेवरल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं। मैं आपको बताऊं तो TLC है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, बहुत सारे पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोग को सेवरल टेक्निक्स क्रोमेटोग्राफी में पढ़ने होते हैं। बेसिकली ये आपका सिर्फ बेसिक फंडा था बताने के लिए, लेकिन आप लोग को जब क्रोमेटोग्राफी आप डीप में पढ़ोगे तो आपको ये सारे पार्ट्स उसके देखने पड़ेंगे। प्रोसीजर फॉलोड इन, अभी जो हम इसमें देख रहे हैं ना ये वाले जो प्रोसीजर है इसको हम बोलेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज ये कॉलम बना रहा है, एक मतलब एक टाइम के बाद दूसरा कॉलम, इसके बाद तीसरा कॉलम, यानी इस वे में उसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, सो इसको हम कहेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो कि इसको फिगर में भी आपको 6.9 में दे के रखा है। ये पूरा डायग्राम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का गिवन है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत ही यूजफुल मेथड है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन मिनट क्वांटिटीज। मिनट में यानी प्योरिफिकेशन हो जाता है, और इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्योरीफाइड। ऑब्वियसली ये चीज़ जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। सो देखो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ही यूजफुल मेथड है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन मिनट क्वांटिटीज, एंड द इम्प्योरिटीज़ जो है वो नॉट वेरी डिफरेंट, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। इम्प्योरिटीज़ केमिकल प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड ही होगा फ्रॉम द एलिमेंट दैट कैन, जिसको हमें प्योर कराना है। ओके, जैसे आप देखो डायग्राम में मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड वाइज कैसे होता है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसमें डायग्राम बना के, जिससे आपको पूरी मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो आप लोग इसमें ना दो मेथड आपको देखनी है, दैट इज़ लेबोरेटरी में कैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी को किया जाता है और इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है, वो हम ये स्कीमेटिक डायग्राम से देखेंगे। ओके, सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। देखो ये हमारा पूरा सॉल्वेंट का टैंक है, इसमें पूरा हमारा सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। फिर उससे ये हमारा पंप है, ओके, पंप से फिर हम ये फ्लो इंजेक्टर है, फ्लो इंजेक्टर थोड़ा सा हम फ्लो इंजेक्टर लगा हुआ है, साथ में ये हमारा कॉलम जो होता है ये ओवन में रहता है। ओके, और ये डिटेक्टर क्या करता है कि कितने बैंड्स बने वो डिटेक्ट करता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड बात कर रही हूँ, यानी कि क्या कॉलम दैट मीन्स क्या बैंड्स बनने। ओके, यानी कि यहाँ पे जैसे ये कलर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ये जो कलर बैंड्स बनते हैं, ओके, वो चीज़ दैट इज़ योर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कितने बैंड्स बन रहे हैं, बैंड्स के बाद ही क्या मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, दैट मीन्स कितने कलर, जैसे मैंने ब्लू इंक लिया था तो उसमें और कितने कलर्स थे अंदर, आपने कितने कलर के मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है अगर, तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा, ब्लू इंक एक कलर से तो नहीं बना होगा, बहुत सारे कलर्स होंगे सपोज करो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, दैट मीन्स कि अंदर जितने भी कलर्स हैं उनको हमें क्या कराना है, एड्जॉर्प्शन कराना है। ओके, तो वो आपको अलग अलग कलर कहाँ से और कैसे वो फैलेंगे, कैसे दिखेगा, दैट इज़ फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी यही वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिससे आप लोग देख पाओगे। यानी कि आप लोग इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यानी
जो भी हमारा इंक है उसमें कौन कौन से और कलर है, कहाँ से कैसे एड्जॉर्प्शन हो रहा है अलग अलग कलर का, वो चीज़ आपको देखने के लिए इंडस्ट्रियल में आपको पहले टैंक लेना पड़ता है सॉल्वेंट का, देन पंप, फ्लो इंजेक्टर, ये आपको कॉलम है जहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे, अलग अलग बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। वो कलर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे ब्लू इंक का कलर कितने एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब हुआ है, वो आपको कॉलम में पता चलेगा। जितने कलर्स आएंगे वैसे ही आपका अच्छा सा ग्राफ बनेगा। और उसके बाद फिर डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से कलर है, मतलब कैसे ग्राफ देना है, तो वो डिटेक्टर का काम है। और फ्लो मीटर आता है एंड में। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। उसके बाद जो आता है दैट इज़ योर लेबोरेटरी मेथड। जनरली हम लेबोरेटरी मेथड देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, ये हम इंडस्ट्रियल मेथड थोड़ा कम यूज़ करते हैं। ओके, सो लेबोरेटरी मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये हमारा फ्लास्क है जिससे कि हमें प्योर सॉल्वेंट मिलेगा ये। ओके, ये देखो इसमें आपका आप देखोगे इसमें तो ये हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, यानी ये जो है इसमें बहुत सारे मिक्सचर फ्लास्क में भरा हुआ है। ओके, ये हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। तो देखो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को यहाँ से मैंने इसकी जो लेड है तो वो मैंने उसको खोल दिया, तो यहाँ से ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर स्ट्रिप। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्टेशनरी फेज आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है वो यहीं तक है अभी। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिप लग दिया, और ये तो हमारा स्टेशनरी फेज है ही ऑलरेडी। ओके, तो वो हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेज गिवन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है उसमें थोड़े बहुत, ये आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज़ योर मोबाइल फेज लिक्विड। ओके, ये आपका मोबाइल फेज लिक्विड है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होगा, दैट इज़ योर फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर लगा दो आप वॉटमैन या जो भी आप लगाने वाले हो। और उसके बाद वो क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आएगा धीरे से। ओके, आने के बाद फिर थोड़ा बहुत थोड़ा ये देखो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे स्टेशनरी फेस के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक बैंड बनाएगा कुछ इस वे में। ओके, फिर ये ऐसे देखो ये ऐसे बैंड बनाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले जो मैंने आपको अभी बताया था कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स वो क्या करता है, वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट मीन्स योर मोबाइल फेस। ओके, तो ये जो है वही तो, ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है या सॉल्वेंट है या गैस है, वही तो अलाउ करता है धीरे धीरे स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। तो देखो यही तो अलाउ करता है, ओवर द स्टेशनरी फेज आता है। ओके, अलाउ करता है, धीरे धीरे आता है। ओके, स्टेशनरी फेज पे आता है और देन फिर ये बैंड बनाना स्टार्ट करता है, और उसके बाद हमें प्योर हमारा जो लिक्विड है वो मिलता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। धीरे धीरे फिर यहाँ पे है ना प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टेशनरी फेज़ पे ओवर स्टेशनरी फेज़ आएगा। ये हमारे सारे स्टेशनरी फेज़ है। तो देखो स्टेशनरी फेज़ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कलर बैंड्स मिल जाते हैं। ओके, मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये आपका कलर बैंड्स यहाँ पे मिल चुका है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपका फ्लास्क है जिससे हमें प्योर लिक्विड मिल जाएगा मेटल का, जो भी हमें चाहिए। ओके, सो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल और ये पूरा लेबोरेटरी मेथड है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कलर्ड बैंड्स आपको अच्छे से देखना है। क्लियर हो गई बात, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम कलर को ही स्पेशली सेपरेट आउट कराते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसमें अलग अलग कलर्स है, जिसमें ना आपको मिक्सचर होता है ना, तो उसको हमें सेपरेट कराना पड़ता है। तो दैट मीन्स कि हमें अलग अलग कलर चाहिए, कितने एक्सटेंट तक एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो हमें खास देखना है। ये इसका प्रिंसिपल ही वही है कि एड्जॉर्प्शन कितने एक्सटेंट तक हो रहा है, और उसके बाद फिर आप देखोगे कितने एक्सटेंट तक होगा, जितने एक्सटेंट तक होगा उतना आपको कलर बैंड्स मिलेंगे। ओके, जो कलर्स हैं उनको आपको सेपरेट आउट कराना है। तो कलर्स बैंड्स मिलने के बाद स्टेशनरी फेज में गया, उसके बाद फिर प्योर लिक्विड हमें मिल जाएगा। इसी से आप प्योर लिक्विफाई कर सकते हो, ग्राफ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, सो ये था आप लोगों का लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज ही हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लेना है अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है। इसमें आपके दो मेथड, वेपर फेज मेथड अभी जो हमने पढ़ा है मॉन प्रोसेस, और दूसरा जो हमने वैन आर्कल पढ़ा है वो कंप्लीट पक्का आता है। जोन रिफाइनिंग पक्का आता है। रिफाइनिंग के मेथड्स में जोन रिफाइनिंग और ये वाला वेपर फेज और क्रोमेटोग्राफी, ये 3 मेथड्स पूरे आने के चांसेस हैं। ओके, सो आपको अच्छे से लर्न करके अच्छे से देख लेना है। डिस्टिलेशन लिक्वेशन कभी कभार ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।